जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह से इकोनॉमी का पोर्शन कवर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों। और ये एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का ये वन लाइनर के फॉर्म में दिया रहता है, एनसीईआरटी पर आधारित है दोस्तों ये। और ये दो वीडियो में हम इसको दो पार्ट में पूरा इकोनॉमी हम आपका ख़त्म कराएंगे दोस्तों। ये पहला पार्ट है, ठीक है, इकोनॉमी का। तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको मध्यकालीन इतिहास इससे पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कराया था। कल वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कल वाला वीडियो जाकर इम्पोर्टेंट है बहुत। और दोस्तों इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे और पीडीएफ लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ का लिंक जो है हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कभी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, इकोनॉमी का पोर्शन जो है ज़्यादातर आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट इसमें डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये फ़ायदा रहेगा इसका। तो इसमें पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत किया जाता है इसका अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मेनार्ड केन्स को, जेएम केन्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था है दोस्तों, डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट एवं समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो जॉन मेनार्ड किन्स के। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो आयात निर्यात गतिविधियां ना होना यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 क्षेत्र होते हैं, आप लोग को मालूम होगा। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो पहले हम प्राथमिक देखते हैं। प्राथमिक में आपका कृषि एवं कृषि से जो संबंधित जो गतिविधियां हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि कृषि वानिकी हो गया, मछली पालन, खनन, उत्खनन। और द्वितीयक क्षेत्र में आपका औद्योगिक गतिविधियां इसमें आ जाती है, विनिर्माण, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ जाता है, यानी कि परिवहन हो गया, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। संयुक्त क्षेत्र यानी कि ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे दोस्तों। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया था। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। कहाँ पर? विकसित अर्थव्यवस्था में, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यास के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। यानी कि उदारीकरण मतलब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। किन्होंने शुरू किया था? तो ये मनमोहन सिंह ने। दोस्तों अगला है इसमें विश्व की टॉप 10 जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाएं हैं 2024 के अनुसार, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्रम, एक तरफ देश, एक तरफ जीडीपी है। फिर आपका दोस्तों देखिए यहाँ पर 10 टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं देखेंगे हम लोग। पहले नंबर पर यहाँ पर दोस्तों आपका कौन आ जाता है? पहले नंबर पर आपका अमेरिका है, ठीक है। उसका
जीडीपी कितना है आपका 28.78 है, ठीक है दोस्तों। ये जो है दोस्तों 28.78 ये ट्रिलियन डॉलर में है, ठीक है, डॉलर ट्रिलियन में। और ये दूसरे नंबर पर चीन आ जाता है, इसका 18.53 है आपका। जर्मनी आता है तीसरे पर 4.59 है। जापान आता है चौथे पर 4.11 है। और भारत पाँचवें स्थान पर है, याद रखिएगा। और 3.94 ट्रिलियन डॉलर है ये भारत का, ठीक है, मतलब कि यूएस ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, भारत का। भारत पाँचवें स्थान पर आता है। अब छठे पर कौन है दोस्तों? यूके है, 3.50 है जीडीपी। और फ्रांस का है, फ्रांस सातवें पर है, 3.13 है। इटली आठवें पर है, 2.33 है। नौवें पर कनाडा है, 2.33 है। और 10वें पर रूसी संघ है, 2.24 है दोस्तों। वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों के से कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता है, वह कौन सी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। आयात निर्यात दोनों नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें आप देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज जो होता है, आर्थिक समृद्धि कहलाता है ये, ठीक है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को। दूसरा है आपका, इसमें अगला है, यदि किसी देश में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि भी होगी, ठीक है। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? तो वर्ष 2006 से 7 के दौरान 9.6% प्राप्त की थी उस समय। भारत में बचत, सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? तो क्रमशः आपका वस्तुनिष्ठ है। ये आर्थिक समृद्धि जो है आपका वस्तुनिष्ठ अवधारणा है, और आपका आर्थिक विकास जो है आपका व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें आपका सामाजिक मूल्य निहित होता है, ठीक है। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है? तो मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, ये सब चीजें हैं। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? वर्ष 2006 से 7 के दौरान 9.6% रही। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कितना थी? 7.8% थी। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आर्थिक विकास दर कहलाती है ये। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉरिस डी मॉरिस ने किया था वर्ष 1976 में। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो विश्व बैंक द्वारा किया गया था, वर्ल्ड बैंक द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि यानी कि पीपीपी का प्रतिपादन किसने किया? तो जीआर कैसले ने किया था। विश्व बैंक के अनुसार दोस्तों क्रय शक्ति समता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत जो है आपका तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? तो ये मानवीय पूंजी है दोस्तों। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? तो आधारित संरचना, सुख साधन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूबुल हक द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों तो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, ये सब, ठीक है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में किस देश का प्रथम स्थान है? तो स्विट्जरलैंड का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। और मानव विकास सूचकांक 2023-24 में आपका भारत का विश्व में आपका 134वां स्थान है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। अब हम राष्ट्रीय आय देखते हैं, नेशनल इनकम के बारे में। तो दोस्तों ये होता क्या है?
तो किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है ये दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू क्या होता है आपका, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो साइमन कुजनेट्स को। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे आपका, पीसी महालनोबिस थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है, तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है, कौन सा क्षेत्र दोस्तों सेविंग में सर्वाधिक योगदान करता है, तो घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो भौतिक परिसंपत्तियों का यानी कि फिजिकल एसेट्स का। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है, तो दोस्तों ये बिहार में सबसे कम है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867 से 68 में किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी दोस्तों। वर्तमान में आपका किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो गोवा में, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है दोस्तों, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना होगी आपका सीएसओ और एनएसएसओ का आपका विलय करके, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। MCA21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया, तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। एक खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है आपका, C+I+G+X-M, ठीक है, ये याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद जो है आपका उपभोग यानी कि जीडीपी जो होता है वो उपभोग यानी कि सी, देखिए सी मतलब आपका क्या हुआ, कंजप्शन हो गया, और प्लस सकल निवेश हो गया यानी कि इन्वेस्टमेंट हो गया, शुद्ध इन्वेस्टमेंट, और प्लस सरकारी व्यय, ठीक है। जी मतलब क्या हो गया, सरकारी व्यय हो गया, और प्लस निर्यात, एक्स मतलब क्या हुआ, निर्यात हुआ, और आयात मतलब एम से यहाँ पर किया जा रहा है आयात को, ठीक है दोस्तों, तो -M कर देंगे। तो इसको करके आपका जहाँ पर आपका सी प्लस कंजम्पशन इज इक्वल 1 ये आई इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, और एक्स क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एम क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, भारत है दोस्तों, जीडीपी के अनुसार 6वीं, ठीक है। मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है, तो नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है आपका, लगभग 46%। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है आपका, ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वर्ष 1950 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर स्वीकार की गई थी, तो सी रंगराजन समिति। जीडीपी आंकड़ों के आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है, तो वर्ष 2011-12 आधार वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया था, VK राव द्वारा किया गया था, वर्ष 1931 से 32 के दौरान। अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य है, तो आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम। और दोस्तों पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को, कब दोस्तों, 29 जून को आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, कब, 29 जून को, ठीक है। अब आर्थिक नियोजन देखते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो यहाँ से है क्या ये आखिर इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन है क्या। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें
केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में दोस्तों आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने तैयार की थी 1934 में। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? आपका 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी यह योजना। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना लक्ष्य रखा गया था। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पीसी महालानोबिस को माना जाता है। भारत में अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावी थी? तो वर्ष 1978 से 80 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार्ड मिंडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी.टी. लकड़ावाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर। आर्थिक नियोजन जो है आपका, आर्थिक नियोजन की युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा जो है निरंतर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं योजना जो थी 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी अपनी अवधि से। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? आगत निर्गत मॉडल पर। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1975 में। नीति आयोग वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा प्रकाशित करता है दोस्तों। कौन? नीति आयोग। 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का। ठीक है, पूरे परिवार के। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। किसका विषय? समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो योजना और अवधि एक तरफ मुख्य उद्देश्य क्या क्या था योजना का? तो प्रथम योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों ये कृषि उत्पादन में वृद्धि इसका लक्ष्य था और उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण। ठीक है। दूसरी योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी, जो कि इसका उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और भारी उद्योगों का विकास। इस योजना का उद्देश्य था। तीसरी योजना जो है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और असमानता में कमी लाना। और 3 एक वर्षीय योजनाएं चली थी दोस्तों। ठीक, 1 साल की 3 योजनाएं चली थी, जो कि 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक चली थी।
तो चौथी योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी आपका चौथी योजना। और इसका उद्देश्य लक्ष्य क्या था आपका? विकास की प्रक्रिया को तेज करना, कीमत स्थिरता और सामाजिक समानता स्थापित करना। पांचवी योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक चली थी ये पांचवी योजना। इसका उद्देश्य था जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का, और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था इस योजना का। और वार्षिक योजना दोस्तों आपका 1 अप्रैल 1979 टू 31 मार्च 1980 तक चली थी आपका ये वार्षिक योजना। ठीक है दोस्तों। अब छठी योजना जो है आपका 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली थी। इसका लक्ष्य था निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना और आधारित संरचना का विकास करना। सातवीं योजना आपका 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। इसका उद्देश्य था रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। दो जो है आपका 1 वर्षीय योजनाएं चली थी 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक, एक वर्षीय योजनाएं चली थी 2 ठो। ठीक है, उस दौरान। उसके बाद 8वीं योजना आई तो अप्रैल 1992 से आपका 31 मार्च 1997 तक। इसका उद्देश्य था आपका शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और आधारित संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी। तो इसका उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं योजना जो है 1 अप्रैल 2002 से आपका 31 मार्च 2007 तक चली थी। इसका उद्देश्य था आपका उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। 11वीं योजना जो है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी आपका 11वीं योजना। इसका उद्देश्य था बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है, और शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति बनाना, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। और 12वीं योजना जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी दोस्तों ये। इसका उद्देश्य था तीव्र, सतत एवं आर्थिक समावेशी विकास करना और सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? तो 3 बार दोस्तों। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी? आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्रतर एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित जो है विषय वस्तु क्या थी? आपका अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, धारणी और अधिक समावेशी विकास करना। छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में दोस्तों नाबार्ड तथा एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 1982 में, याद रखिएगा। अब देखते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, यानी कि मनी एंड बैंकिंग सिस्टम देख लेते हैं। यह है क्या दोस्तों? तो कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी कि पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1862 में। किस प्रकार की मुद्रा में ब्राहा मूल्य यानी कि फेस वैल्यू के साथ आंतरिक मूल्य यानी कि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी निहित होता है? तो धातु मुद्रा में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है दोस्तों? तो गर्म मुद्रा कहलाती है, यानी कि हॉट मनी कहते हैं उसे। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए किया जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो सातोशी नाकामोतो ने किया था। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया? तो 30%।
भारतीय रुपये जो है वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात जो है दाशमिक मुद्रा प्रणाली यानी कि डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है दोस्तों। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर, उसे क्या कहते हैं, प्रमाणिक मुद्रा कहा जाता है यानी कि स्टैंडर्ड मनी। विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि एसडीआर किस उदाहरण क्या है आपका, कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है यानी कि आर्टिफिशियल मनी का। मुद्रा पूर्ति की माप जो है आपका मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, देखिए M1 होता है आपका दोस्तों। M1 क्या होता है, M1 जो होता है लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा प्लस आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं यानी कि संकीर्ण मुद्रा यानी कि M1 उसे बोलते हैं, M1 की श्रेणी में आता है। M2 क्या होता है, M2 होता है दोस्तों M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा को M2 कहा जाता है। M3 क्या होता है दोस्तों, M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं, ठीक है, टाइम डिपॉजिट। और M4 क्या होता है, M4 होता है दोस्तों M3 प्लस डाकघरों में कुल जमाएं मांग एवं समाधि जमा दोनों, ठीक है। तरलता की दृष्टि से क्रम क्या है आपका, आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा तरल मुद्रा M1 होता है दोस्तों, M1, उसके बाद M2, फिर M3, फिर M4, ठीक है। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है, जिस मुद्रा कि विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण है, आपका ऐच्छिक मुद्रा के यानी कि ऑप्शनल मनी के विनिमय के उदाहरण है। भारत में सिक्कों की ढलाई किस स्थानों पर होती है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में। 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, किस पर, 1 रुपये के नोट पर, ठीक है। जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों। मुद्रा के स्थैतिक यानी कि स्टैटिक और गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक कार्यों का विभाजन किसने किया है, आपका पॉल एंजिंग ने किया है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपए कब जारी की थी, 1 नवंबर 2022 को जारी की थी। नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी से क्या तात्पर्य है आपका, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल परिसंपत्ति है यह। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था, नीदरलैंड्स में हुआ था, वर्ष 1609 में। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1935 में की गई थी। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था, चैम्बरलिन आयोग ने किया था 1914 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वर्ष 1921 में की गई थी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो 10,000 रुपए तक के। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट और सिक्के कौन सी मुद्रा होती है, वैध मुद्रा होती है, लीगल टेंडर, ठीक है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ हैं तथा वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें गवर्नर है, ठीक है दोस्तों, आरबीआई। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां, मदर ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा दी गई, बैंक ऑफ इंग्लैंड को। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक रुपए 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें रुपए 115 करोड़ मूल्य का सोना मतलब गोल्ड होगा उसमें, और जो बचा आपका 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी यानी कि इंटरनेशनल करेंसी होगी। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने एवं नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1975 में। वाणिज्य पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है, निगम यानी कि कॉरपोरेशन उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, बैंकों की वित्तीय सुधार से। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्था यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी, तो YH मालेगाम समिति। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर की अवधि है आपका कब से कब तक है दोस्तों, तो आपका है 1 जुलाई से 30 जून है। आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई
लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का रहा और इसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। दोस्तों, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? तो कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय रुपए विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक सिंबल है। इसका चिन्ह आपका आर जो है डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। ये नरसिम्हा समिति का संबंध किससे? बैंकिंग संरचना में सुधारों से। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक द्वारा। मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 1949 को आया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में दोस्तों हेडक्वार्टर है इसका। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रालय यानी कि प्रेस है। कौन सा? देवास है आपका जो कि मध्य प्रदेश में, नासिक है दूसरा, ये महाराष्ट्र में है, मैसूर है कर्नाटक में और सालबोनी है पश्चिम बंगाल में। भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1955 में। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, एसबीआई द्वारा शुरू की गई। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आपका 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? तो भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? तो एक्सिस बैंक ने। ठीक है, निजी बैंक है ये, प्राइवेट। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कौन कौन से देख लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक है, फिर इंडियन बैंक है, फिर कैनरा बैंक है। दोस्तों, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक दोस्तों सेविरेजेस रिक्स बैंक है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर जो हैं भारत के प्रधानमंत्री भी बने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार और वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने स्थापित किया। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि, केरल में। लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्मित किया गया? तो बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका 2 अक्टूबर 1975 को। फिनेजी, लैंडबॉक्स, लैंडन क्लब, रूपी सर्कल, फेयर सेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख ये प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सब ठीक है, ये सब क्या है? प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी कार्यरत नहीं है? तो सिक्किम एवं गोवा में। भारत के किस व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम यानी कि मोबाइल एटीएम सेवा की शुरुआत की है? तो आपका आईसीआईसीआई बैंक ने। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो नायक समिति का गठन किया गया था वर्ष 1993 में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। दोस्तों, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो बेसल मानक का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या है। ठीक है, ये देखते हैं इंपॉर्टेंट।
वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में आपका अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, वस्तु की मांग जब ज़्यादा हो जाती है प्लस वस्तु की आपूर्ति जो है आपका कम हो जाती है तो क्या होता है, वस्तु की कीमत क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। तो यहाँ मुद्रास्फीति यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर माप की जाती है मुद्रास्फीति दर की। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है, आपका श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, आपका वर्ष 2011-12 है। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। फिलिप्स वक्र आपका क्या दर्शाता है दोस्तों, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाता है। अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया गया, CPI कर दिया गया। किसको दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक को। ठीक है, वाणिज्य बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है, तो सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR के माध्यम से। भारत में व्यापारिक बैंकों को की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है, तो समाधि जमा का यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट का। अब देखते हैं कुछ आंकड़े दिए हैं, प्रमुख समूह एक तरफ वस्तुओं की संख्या एक तरफ भारांश है। तो प्राथमिक वस्तुएं जो है आपका 2004-05 के दौरान 102 है आपका वस्तुओं की संख्या, 2011-12 के दौरान 117 है, 2004-05 में आपका दोस्तों 20.12 भारांश देखिए इधर भारांश है। ठीक है, इधर ठीक है, और इधर वस्तुओं की संख्या इस तरफ है। भारांश जो था 20.12 और 2011-12 में भारांश 22.62। ईंधन एवं ऊर्जा का 19 था 2004-05 में वस्तुओं की संख्या, फिर 16 हो गया 2011-12 में बढ़कर ये घट गया था। ठीक है, और भारांश जो है 2004-05 में 14.91 था और घटकर आपका 13.15 हो गया 2011-12 में। विनिर्मित उत्पाद जो है आपका 555 था वस्तुओं की संख्या 2004-05 में, फिर 11-12 में आपका 564 हो गया आपका 564 बढ़कर हो गया 2004-05 में। भारांश आपका 64.97 था और 2011-12 में आपका 64.23 हो गया आपका दोस्तों घटकर। कुल वस्तुएं जो थी आपका कुल मिलाकर 676 और थी 2004-05 में, और 2011-12 में 697 हो गई कुल वस्तुएं। और भारांश 100 था टोटल, और 2004-05 में 100 था भारांश, और 2011-12 में भी 100 ही था, 100 ही था। ठीक है, वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, सिक्यूफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है, गतिहीन स्फीति यानी कि स्टैगफ्लेशन को दर्शाती है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है, तो गुणात्मक साख नियंत्रण। अस्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में सतत गिरावट आती है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया। इस लक्ष्य के तहत जो है 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें ±2% का अर्थात अधिकतम 6% तथा न्यूनतम जो है 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। मुद्रास्फीति के लिए इस लक्ष्य को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए पिछले 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया है। अस्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता है किसे, खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों का। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है, प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR और खुला बाजार कार्रवाई यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन साधन किसके हैं, मौद्रिक नीति के ये साधन है। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत के में किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा। रेपो दर का नियमन कौन करता है, ये भी RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कहलाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है, शोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है।
दोस्तों हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था, याद रखिए। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार को जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है, तो आपका सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत में मुद्रास्फीति मापन का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसे मुद्रा संकुचन यानी कि डिफ्लेशन कहा जाता है। ऑपरेशन ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो रिजर्व बैंक द्वारा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहा जाता है? आधार दर कहा जाता है, बेस रेट। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना जो है किस आधार पर की जाती है? वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ द्वारा। किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया था? तो सौमित्र चौधरी समिति की अनुशंसा पर। वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभिजीत सेन को। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन विनियमित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? तो बाजार में तरलता बढ़ जाती है दोस्तों, लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर यानी कि आपका को लागू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर कहते हैं दोस्तों। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है क्या कहलाती है दोस्तों? रिजर्व रेपो दर यानी कि रिवर्स रेपो रेट कहते हैं उसके। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। वित्त क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया? तो सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर तथा नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर कम करने का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौद्रिक तरलता में कमी आती है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। वह ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्लोटिंग दर ऋण कहा जाता है उसे। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन के प्रभाव देख लीजिए क्या आपका पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका यहाँ पर एक तरफ वर्ग क्षेत्र है, आपका एक तरफ प्रभाव है, ठीक है। उत्पादक वर्ग को क्या होता है? मुद्रास्फीति का लाभ होता है और मुद्रा संकुचन होता है तो हानि होती है उत्पादक वर्ग को। उपभोक्ता वर्ग को क्या होता है? हानि होती है मुद्रास्फीति से और मुद्रा संकुचन से लाभ होता है। और ऋणी जो है उनको क्या होता है? मुद्रास्फीति से लाभ होता है और मुद्रा संकुचन से हानि होती है। और ऋणदाता को दोस्तों मुद्रास्फीति से हानि होती है और मुद्रा संकुचन से लाभ होता है। और निर्यात में आपका कमी आती है मुद्रास्फीति से और वृद्धि होती है मुद्रा संकुचन में, ठीक है। और आयात में आपका वृद्धि और इसमें कमी आती है। और सार्वजनिक बचत में कमी और इधर वृद्धि, ठीक है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और इधर कमी होती है। स्थिर आय समूह को आपका जो है आपका हानि होती है मुद्रास्फीति से और इधर लाभ होता है मुद्रा संकुचन से। परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होता है और इधर हानि होती है। व्यापारी वर्ग को लाभ होता है और इधर आपका हानि होती है। पेंशन भोगी वर्ग को आपका हानि होती है मुद्रास्फीति से और लाभ होता है मुद्रा संकुचन से। सीआरआर तथा एसएलआर को सम्मिलित रूप से आरक्षी अनुपात यानी कि रिवर्स रेशियो अथवा आरबीआई का नीतिगत अनुपात यानी कि पॉलिसी रेशियो कहा जाता है। किसे? सीआरआर और एसएलआर। अब भारतीय वित्तीय बाजार देखते हैं, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट देखा जाए। यह क्या है? ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। इसके अंतर्गत आपका मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की परिकल्पना अवधि कितनी होती है? अल्पकालिक होती है, 1 वर्ष से कम अवधि होती है। विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? लंदन मनी मार्केट को माना जाता है। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? शेयर और डिवेंचर को। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने किया था वर्ष 2008 में।
पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के होते हैं? तो दीर्घकालिक होते हैं, 1 वर्ष से अधिक के होते हैं। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है? बॉन्ड कहते हैं उसे। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको है, सऊदी अरामको। बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना वर्ष 1602 में हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड में की गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है आपका? खुदरा विक्रय संगठन। ठीक है, सुपर बाजार। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसारित करता है? तो कुशलता में विकास को। गिल्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किया था? एडम स्मिथ व रिगार्डो जे के गेलब्रेथ ने किया था। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह किस और रुझान उत्पन्न करती है? उपभोक्तावाद की ओर। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है दोस्तों? तो जब मांग और से पूर्ति अधिक होती है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय जो है आपका बढ़ जाता है। कंपनी के डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? लेनदारों को कहा जाता है। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका जीवी रामकृष्णन। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं स्टैग कहलाते हैं वो। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन से क्या आशय है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। ठीक है। मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? पूंजी विनिवेश के लिए। S&P 500 किससे संबंधित है? तो बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है दोस्तों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, LIC, GIC तथा IDBI हैं। ठीक है। BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? 25 कंपनियां। KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? तो सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, LIC का मुख्यालय। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन बाजार करता है? तो राष्ट्रीय शेयर बाजार करता है यानी कि NSE। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? बीमा से। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर पर लाभ हो। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? तो आपका डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से आपका संबंधित है। ये भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यानी कि IRDA की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 2000 में की गई थी दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1998 से 99 में प्रारंभ की गई थी। RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? क्रिसिल है। वर्ष 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत में कौन सी आपका संख्या जो आपका सहयोग निधियों का नियमन करती है? कौन सी संस्था है दोस्तों? संस्था होगा यहाँ पर, तो सेबी द्वारा। ठीक है, सेबी अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1992 में। दोस्तों एक तरफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसकी स्थापना कब हुई थी? एक तरफ मुख्यालय है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स
S&P की स्थापना कब हुई थी? 1860 तथा 1944 में पुनर्संगठन हुआ था इसका, ठीक है। और मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। मूडीज का 1909 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। फिच ग्रुप 1914 में स्थापना हुआ था, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क एवं लंदन में है। कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है आपका? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? तो सेंसेक्स कहते हैं उसको। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर यानी कि लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट को कब समाप्त कर दिया गया? तो आपका वर्ष 2021 में समाप्त किया गया था दोस्तों। लेबोर को समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यतः आपका SOFR यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का प्रयोग किया जा रहा है। ISO 9001/2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, यानी कि BSE। भारत में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? तो आपका बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? आपका मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? तो सेबी को। निक्की किससे संबंधित है? आपका टोक्यो जापान का दोस्तों ये स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है ये, ठीक है। विश्व के प्रमुख जो संवेदी सूचकांक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक तरफ देश है, एक तरफ संवेदी सूचकांक, एक तरफ देश है, एक तरफ संवेदी सूचकांक है दोस्तों। पहले हम देखते हैं आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? आपका नस्डॉक है, ठीक है दोस्तों। ब्राजील का बोवेस्पा है ब्राजील का। ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरीज है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी है। चीन का सिंघाई कंपोजिट है। सिंगापुर का स्ट्रेंथ टाइम्स है। और दोस्तों यहाँ पर फ्रांस का कैक है। जर्मनी का डेक्स है। इटली का मिबटेल है। जापान का निक्की है। हांगकांग का होंगसेंग है, ठीक है। ब्रिटेन का FTSE है, ठीक है दोस्तों। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत के प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है, ठीक है। अब कर संरचना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। ये है कि आखिर तो नागरिक को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों को जो शुल्क लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टैक्स कहते हैं, कर कहा जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया? तो 24 जुलाई 1860 को। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब? 24 जुलाई को। भारत की आय के तीन सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला आयकर है, 19% यहाँ से आय होती है। वस्तु एवं सेवा कर है दूसरा, यहाँ से 18%, तथा निगम कर तीसरे स्थान पर आता है 17%, ठीक है। बजट 2024-25 के अनुसार ये आंकड़े हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय है। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया? तो बिहार में लगाया गया था दोस्तों, वर्ष 1938 में लगाया गया था, ठीक है। शराब पर उत्पाद कर यानी कि एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है ये। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे? उत्पाद कर से। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वो क्या कहलाता है? कराधात कहते हैं, कराघात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है दोस्तों, वर्ष 2005 में लागू किया था इसने। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मैट का समावेश कब किया गया था? वर्ष 1996 से 97 के दौरान में किया गया था। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की धारणा दर आपका निगम कर की आधार दर जो है आपका 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मैट से भी छूट दे दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 279A के अंतर्गत यानी का के अंतर्गत। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? अर्ध न्यायिक संस्था है ये वित्त आयोग। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? KN राज्य समिति ने 1972 में दिया था। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो ₹10 लाख होती है।
भारत में आयकर की शुरुआत किसने की? तो जेम्स विल्सन ने की थी दोस्तों। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता, क्या कहलाता? आयकर कहलाता है, इनकम टैक्स कहा जाता है। निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। अक्टूबर 2009 या उसके बाद स्थापित होने वाली 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। बजट 2022-23 में इस अवधि को एक वर्ष विस्तारित कर 31 मार्च 2024, अंतरिम बजट 2024-25 में 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आयात एवं निर्यात पर कर आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर कहते हैं दोस्तों, कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? केलकर समिति ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर है दोस्तों। ठीक है, उपकर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ये सब आते हैं। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर NK सिंह को। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुएं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर क्या कहलाता है दोस्तों? सीन कर कहते हैं। ठीक है। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है दोस्तों? अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं दोस्तों। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1994-95 में। कर से ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार कहते हैं उसको दोस्तों, अधिभार। बजट 2024-25 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा कितने रुपए करने की घोषणा की गई? तो 75,000 रुपए। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो 41%, 41%। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पुल के 42% के स्तर के समान ही है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के मद्देनजर 1% का आवश्यक समायोजन भी किया है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, अंतिम राज्य। इंपॉर्टेंट है UPPCS RO के लिए। भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के। किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था? फ्रांस ने लागू किया था 1954 में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST कब लागू हुआ? भारत में 1 जुलाई 2017 से। GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य शामिल करें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफेद यानी कि वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं उसे। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया? तो एंजल टैक्स। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो गार, नियम का नाम है गार यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है। लैफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को यह प्रदर्शित करता है। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील कर की प्रवृत्ति होती है। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो असीम दास गुप्ता समिति। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? यह आपका विवादित कर राशि का भुगतान करने से। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष आपका RJ चलैया थे। सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT का गठन कब किया गया था? वर्ष 1963 में किया गया था। इष्टतम करारोपण यानी कि ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रैमसे ने प्रतिपादित किया था। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष करों को कहा जाता है। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F1 सीमेंस ने किया था वर्ष 1918 में। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? तो यह आपका प्रगतिशील करारोपण का ये गुण है। ये समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? तो उपकर आते हैं तथा अधिभार। ठीक है। भारत में
संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सर्वप्रथम किसने दिया था? तो प्रोफेसर कोल्डार ने दिया था। केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। मोडवेट तथा सैन वेट किससे संबंधित है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। ये राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो बिक्री कर के स्थान पर, यानी व्यापार कर के स्थान पर वैट को लागू किया गया था दोस्तों। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन कैश और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2005 से 6 के दौरान में प्रारंभ किया गया था। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या यानी कि 3 प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो प्रोफेसर राजा जे चिलैया समिति ने। समाधान योजना का संबंध है आपका कर विवाद से संबंधित है। समाधान योजना बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर को क्या कहते हैं? पाइगोवियन कर कहा जाता है। अब देखते हैं बजट एवं राजकोषीय नीति, बजट एवं फिस्कल पॉलिसी। तो दोस्तों ये है क्या? तो बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, उसे बजट कहा जाता है। बजट किस प्रकार का लेखा पत्र है आपका? सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान जो है आपका सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा। भारत में बजट की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है आपका प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? आपका निर्मला सीतारमण है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? तो ब्याज भुगतान रही है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया था? वर्ष 2017 से 18 के बजट में समाप्त किया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट का जनक आपका पीटर ए पायर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट में भी अपनाया गया। भारत ने इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987 से 88 के आम बजट में लागू किया गया था। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की? तो विवेक देवराय समिति ने की थी दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? आपका मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। भारत ये सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती हैं दोस्तों। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या है? आपका संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। ठीक है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का है। वर्ष 1920 से 30 की वृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। जेम किन्स ने। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? वीपी सिंह द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? घरेलू उधारों से। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी कि FRBM एक्ट भारत में कब पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाता है? तो वह राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? राजस्व व्यय कहते हैं उसको। केंद्रीय बजट में चालू खाते के व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? ब्याज भुगतान है। केंद्र सरकार के बजट घाटे का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो राजकोषीय घाटा है, फिर आगम घाटा है, फिर प्रारंभिक घाटा है। निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। इसका योजना का
राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में आपका सुखमय चक्रवर्ती समिति के से ने प्रस्तुत की थी। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी गई है? तो प्राथमिक घाटा कहा जाता है उसे। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करने को नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो वर्ष 2005 में। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? आपका ब्लैक बजट कहा जाता है। शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सूर्यास्त्र बजट के नाम से जाना जाता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो वित्त विधेयक द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? 15% के स्तर पर। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार पूंजीगत व्यय हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो आपका दोस्तों 11,11,111 करोड़ रुपए, यानी कि कुल जीडीपी का 3.4% बजट 2024-25 का अनुमान है। बजट 2024-25 में कृषि और बागवानी फसलों की उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल कितनी किस्में जारी करने की घोषणा की गई? तो कुल 32 फसलों की 109 किस्में। ठीक है। केंद्रीय बजट के अनुसार ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी दिया जाएगा। इस योजना की पात्रता सीमा कितनी रखी गई है? तो 1 लाख आपका प्रति माह रखी गई, रुपए 1 लाख। बजट के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं के आपका ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्ष तक कितनी राशि के प्रतिपूर्ति की घोषणा की है? तो आपका रुपए 3,000 प्रति माह। ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की गई? तो रुपए 20 लाख, यानी 5 वर्षों में 20 लाख रुपए। ठीक है। ये बजट 2024-25 में युवाओं को घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु कितनी राशि की ऋण वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? तो रुपए 10 लाख की। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं हेतु केंद्रीय बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? 3 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है। जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार है तो बजट 2024-25 में कौन सी योजना आरंभ करने की घोषणा की गई? तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है बजट में। केंद्रीय बजट में मुद्रा योजना की तरुणा क्षेत्रीय के अंतर्गत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? रुपए 20 लाख कर दिया गया है। बजट 2024-25 में किन 2 मंदिर कॉरिडोरों के विकास हेतु सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आपका विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? तो वर्ष 2011-12 के बजट में। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के